नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की गुजरात चुनाव में धमाकेदार एंट्री की, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव की, बात करेंगे गुजरात में बीजेपी के लिए मुसीबत बने बागी नेताओं की, कर्नाटक कांग्रेस के निशाने पर आई बोम्मई सरकार की, जानेंगे शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा घमासान, मैनपुरी कैसे बदल रही है सियासी तस्वीर, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दूध के दामों में आए उछाल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ चलने पर राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा मेधा ने रोक दी थी नर्मदा बांध परियोजना। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मजहब की राजनीति करती है बीजेपी, कोई भी मजहब नहीं होता बुरा, इंसान होता है भ्रष्ट। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 5 में से 4 सीटों पर जेडीयू का कब्जा। भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया, सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर खेली 111 रनों की पारी। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात चुनाव में कल का दिन काफी खास होने वाला है, क्योंकि कल चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री हो जाएगी। गुजरात में बैकफुट पर आई बीजेपी भी राहुल के गुजरात दौरे से परेशान है। कल गुजरात में मोदी बनाम राहुल की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि राहुल के साथ साथ पीएम मोदी भी गुजरात में कई रैलियों को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात के चुनावों पर साफ नजर आ रहा है। गुजरात के जो मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी और नफरत, वही मुद्दे राहुल गांधी अपनी यात्रा में जोर शोर से उठा रहे हैं। 21 और 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा यानी 2 दिन के विश्राम पर है, लेकिन राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव में जनसभा को संबोधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। केसी वेणुगोपाल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के गुजरात चुनाव प्रचार से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर उठाए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी 21 नवंबर को गुजरात का दौरा करेंगे। वो सार्वजनिक रैलियां करने के लिए राजकोट और सूरत जाएंगे। केसी वेणुगोपाल ने हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी इसीलिए निशाना बना रही है ताकि उन्हें परेशान किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भारत जोड़ो यात्रा पर हमला इस बात का संकेत है कि ये यात्रा राहुल की एक बड़ी सफलता साबित होने जा रही है। यात्रा की सफलता को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को राजनीति, जाति और धर्म की सीमाओं से परे लोगों से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की गुजरात में जनसभा की पुष्टि इससे पहले राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपना महाराष्ट्र का सफर पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों को कवर कर चुकी है। आपको बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से राहुल गांधी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ऐसे में कल गुजरात के चुनावी समर में राहुल के भाषण पर देश भर की नजरें होंगी। नजरें तो आज भी राहुल गांधी पर थीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 74वां दिन था। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र चरण पूरा हो गया। आज महाराष्ट्र से ही राहुल गांधी ने गुजरात की 27 आदिवासी सीटों को भी साधने की कोशिश की। देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की अगुवाई में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज 74वां दिन था। आज यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से हुई। महाराष्ट्र से ये पदयात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। यात्रा को महाराष्ट्र के हर जिले में काफी प्यार और सम्मान मिला है। महाराष्ट्र यात्रा से कांग्रेस को काफी मजबूती मिली है। आज भारत जोड़ो यात्रा में जाने माने एक्टर डायरेक्टर अमोल पालेकर भी अपनी पत्नी के साथ राहुल के साथ कदम ताल करते नजर आए। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कई जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की थी। आज यात्रा के महाराष्ट्र पड़ाव के आखिरी दिन राहुल ने आदिवासी महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। राहुल ने अपनी दादी की दी एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी ही देश के असली मालिक हैं। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में लिखा हुआ था और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। और हर 2-3 दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और
वो किताब उनसे पढ़वाता था। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, चित्र बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा, और मैंने पूछा ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र का पड़ाव पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में यात्रा को जबरदस्त सफलता मिली है। लाखों की भीड़ ने हर जिले में राहुल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सोमवार और मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा 2 दिनों तक महाराष्ट्र में ही विश्राम करेगी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने 382 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया था। नांदेड़ और शेगांव में लाखों की भीड़ राहुल को सुनने के लिए पहुंची थी। यात्रा अब 2 दिन के विश्राम पर रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी 21 और 22 नवंबर को गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। ये यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब आधी दूरी तय कर चुकी है। 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल 13 दिन बिताने वाले हैं और हिंदी पट्टी राज्य में राहुल की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे सत्ता पर काबिज शिवराज सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं। धड़कनें तो गुजरात में बीजेपी की भी तेज है, क्योंकि बीजेपी के बागी नेताओं ने पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। आज बीजेपी ने 7 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं कांग्रेस अपने 27 साल के वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को मुश्किल बनाती आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। विरोधियों के दावे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं, वहीं अपनों ने भी सत्तारूढ़ पार्टी के पसीने निकाल दिए हैं। गुजरात में बीजेपी ने ऐसे 7 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया था। इन नेताओं को पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिली थी। दरअसल गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से एक्टिव हैं। वो टिकट वितरण को लेकर नाराज नेताओं को मनाने में जुटे थे। उसके बाद भी कई नेताओं ने निर्दलीय नामांकन कर दिया था। इससे बीजेपी बौखला उठी है और उसने नेताओं पर एक्शन शुरू कर दिया है। पार्टी ने 7 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। पार्टी की ये कार्रवाई उसके डर को साफ बयां कर रही है। वहीं बीजेपी को हार से बचाने के लिए पीएम मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वो एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। उनकी पहली रैली वेरावल में थी, जहां रैली को संबोधित करने से पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि सोशल मीडिया देख लो, सर्वे पोल देख लो, न्यूज चैनल देख लो, सब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीत रही है। लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि इस बार मोदी इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा कर्तव्य है। अब भले ही पीएम मोदी प्रचार को कर्तव्य बता रहे हों, लेकिन इस बात से हर कोई वाकिफ है कि अब की बार बीजेपी को मिल सकती है हार। गुजरात में इस बार बागी बीजेपी के सभी समीकरणों को बिगाड़ने का मन बना चुके हैं। मन तो कर्नाटक कांग्रेस भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का बना चुकी है। कांग्रेस लगातार राज्य की बोमई सरकार की पोल खोल रही है। कर्नाटक में मतदाता सूची में हेराफेरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी की और अब आयोग ने पूरे मामले की जांच कराए जाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला जिसमें घिरती जा रही है राज्य की बोमई सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का ही वक्त बचा है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वैसे जेडीएस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदने को तैयार दिख रही है, लेकिन इस बीच मतदाता सूची में हेराफेरी का मामला सामने आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों में बड़ी हेराफेरी की जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दावा किया, चिलूम एजुकेशनल, कल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली निजी लोगों को फर्जी पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसमें उन्हें स्वयं को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के बूथ स्तरीय अधिकारी बताकर मतदाताओं की निजी जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंप दिया गया। चिलूम ट्रस्ट ने मतदाताओं से जुटाई गई जानकारी को अपने निजी ऐप में भी डाला। ये जानकारी सत्ताधारी बीजेपी तक भी पहुंचाई गई है। डीके शिवकुमार ने लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि जांच का जिम्मा क्षेत्रीय आयुक्त को सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त के पास कुछ जानकारी थी। हमें आशंका है कि फर्जी पहचान बताकर काम किया गया है और इसकी पूछताछ की जाएगी। सच्चाई क्या है इसका पता पुलिस और हमारे संभागीय आयुक्त की जांच के बाद पता चलेगा।
मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बेंगलुरु शहर में मतदाता सूची से 6,73,000 नाम हटाए गए हैं और लगभग 3 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना एक नियमित प्रक्रिया है और इसकी समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वोटर घोटाला आने वाले दिनों में कर्नाटक बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर सकता है। ऐसे में अगर इस घोटाले में बीजेपी का हाथ हुआ तो बीजेपी मुश्किलों में घिर सकती है। मुश्किलें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवाजी महाराज के अपमान वाले बयान पर बुरी तरह से घिर गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के शिवाजी पर दिए गए बयान के चलते विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर उद्धव गुट ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय राउत ने बीजेपी पर सवालों के तीखे तीर छोड़े हैं। राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के नेता का बयान भी विरोधी खेमे तक पहुंच गया है, जिसे हथियार बनाकर शिवसेना सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखे तीर छोड़ रही है। भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को पुराने समय का आदर्श पुरुष करार दिया था, तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी। इस बयान को तूल देकर शिवसेना के उद्धव गुट ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल शिवाजी महाराज को पुराने समय का आदर्श पुरुष बता रहे हैं। उनका बयान महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का अपमान है। बीजेपी वीर सावरकर पर राहुल के बयान का विरोध कर रही है। अब उसे राज्यपाल के बयान का भी विरोध करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो महाराष्ट्र का सम्मान करती है। इसके साथ ही राउत ने सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसे बीजेपी का आधिकारिक बयान माना जाए? क्या बीजेपी ये दावा करती है कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी थी? दरअसल शिवसेना उस बयान को लेकर भड़क उठी है, जिसमें एक समाचार चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा था कि उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। शिवसेना ने राज्यपाल से लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अब देखना होगा कि इन सवालों का बीजेपी क्या जवाब देती है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के बयानों से घमासान मचा है, तो मुलायम परिवार में आपसी घमासान शांत होता नजर आ रहा है। यूपी के मैनपुरी में होने जा रहे उपचुनाव ने मुलायम परिवार को एकजुट कर दिया है और ये एकजुटता आज एक मंच पर भी नजर आई। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की सत्ताधारी बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे अखिलेश परिवार को ही एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, वो प्रदेश को एक साथ कैसे रखेंगे? जिनके परिवार में ही विवाद चल रहा हो तो प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? लेकिन मैनपुरी में डिम्पल यादव के चुनाव प्रचार से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने बीजेपी के सभी आरोपों की हवा निकाल दी है। मुलायम सिंह का पूरा परिवार एक साथ डिम्पल यादव का प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिम्पल के प्रचार के लिए बनाए मंच पर अखिलेश यादव के साथ सपा महासचिव रामगोपाल यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव एक साथ दिखाई दिए। मंच पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी दिखे। मंच पर आते ही अखिलेश ने पहले रामगोपाल यादव फिर शिवपाल के पैर छुए। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि लोग कहते थे कि चाचा भतीजे में बहुत दूरियां हैं। आपको बता दूं, चाचा भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। मैंने कभी दूरियां नहीं मानी। खुशी इस बात की है कि राजनीति की दूरियां आज खत्म हो गई। अब घबराहट बीजेपी को हो रही होगी, क्योंकि जसवंत नगर ने मन बना लिया है, करहल साथ चल दिया है, मैनपुरी ठीक हो गई, भोगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचिए परिणाम क्या होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो साजिश करती है। इसकी तकलीफ बहुत अजीब है, जिसकी दवाई ना तो हकीम के पास है और न ही किसी वैद्य के पास। अस्पतालों में भी दवाई नहीं है। परिवार अगर दूर हो तो कहते हैं कि परिवार में झगड़ा है, और परिवार एक हो जाए तो कहते हैं परिवारवादी पार्टी है। ये तकलीफ भाजपा के लोगों की है और रहेगी। ये लोग हर जगह कमियां ढूंढते हैं। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि अब हम सब लोग एक हो गए हैं। विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़कर डिम्पल यादव को लोकसभा में भी बड़ी जीत दिलवानी है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की मार की। देश इस वक्त महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आम जनता की थाली बढ़ती महंगाई से लगातार छोटी होती जा रही है। रोजमर्रा की चीजें खरीदना लोगों की जेब पर जबरदस्त बोझ डाल रहा है। अब खबरों की माने तो दूध के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं, यानी जनता को फिर से महंगाई की मार पड़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में आने वाले दिनों में दूध के दामों में और उछाल आ सकता है। चारे की कीमत बढ़ने और डेयरी चलाने वालों को पैकेजिंग और ईंधन के ऊंचे दामों की वजह से बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। इकरा रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले कुछ सालों से पशुओं के चारों के दाम में इजाफा हो रहा है।
वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में हुई असमान बारिश की वजह से फसलों को जो नुकसान पहुंचा है, उससे भी चारे के दाम में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में डेयरी कारोबार को ऊंची लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से खुदरा बिक्री के लिए बाजार में आने वाले दूध के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2018-19 से मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान दामों में हुई बढ़त के भी आंकड़े दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में जहां औसतन 1 लीटर दूध की कीमत 43 रुपए 40 पैसे हुआ करती थी, वो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 51 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान दूध के खरीद मूल्य में भी तगड़ा इजाफा देखा गया है। ये आंकड़ा 25 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कृषि मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चारे की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। उनके मुताबिक इसके दाम पिछले कुछ दिनों में 23% के करीब बढ़ चुके हैं। ऐसे में जब चारा महंगा होगा तो दूध की कीमतों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आकलन ये भी किया जा रहा है कि दूध के अलावा खरीफ की बाकी फसलों की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। जानकारों की राय में ये दाम कितने बढ़ेंगे, इसके लिए अभी देश भर की फसल के आंकड़े आने बाकी हैं। कुछ राज्यों में धान की खरीद में कमी देखी जा रही है, लेकिन सभी राज्यों के आंकड़े सामने आ जाने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी। आपको बता दें कि दिवाली से पहले अक्टूबर महीने में ही दूध कंपनियों ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा कर दिया था। अक्टूबर से पहले अगस्त में भी दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था। ऐसे में दूध की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।